हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार, हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस को डिस्कस करने आए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानने से पहले हम लोग किस सब टॉपिक्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस को समझेंगे वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन, दूसरा है रिस्क फैक्टर, तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे हम लोग सही कर सकते हैं जो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, और चौथा है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आप लोग देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कहते किसको हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस समझने के लिए वैसे पर्सन जिनका बोन मास घट गया है, बोन डेंसिटी घट गया है, वैसे पर्सन में फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। अब ये जानते हैं कि ये होता कैसे है और कब होता है। तो जनरली ये देखा गया है कि फीमेल्स में, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ऐसा पाया जाता है कि उनके बोन डेंसिटी जो होते हैं एज के साथ घटने लग जाते हैं, और मेरा बोन मास डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। अब अगर देखें कि मेल पर्सन में भी ये इंसिडेंस हम लोगों को मिलता है, लेकिन एज जो होता है मेरा एल्डरली पीपल, जैसे फीमेल्स में अगर देखें तो 45 साल से 50 साल में ही हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क मिलने लग जाता है। लेकिन मेल्स में हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है थोड़ा डिलेड होता है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल जैसा चीज कुछ मेल में होता नहीं है। लेकिन एज भी एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में आ जाता है, या कह लीजिए कि एज के साथ साथ हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है और बोन मास डेंसिटी घटने लग जाती है। तो जनरली मेल्स में देखें तो ये हमारा रिस्क फैक्टर 60-65 में मिलता है, और 60-65 के एज में फीमेल का इंसिडेंस और मेल का इंसिडेंस लगभग इक्वल हो जाता है। तो हम क्या है कि फीमेल्स में अर्ली होता है, लेकिन मेल में लेट होने के बाद भी एक टाइम आने के बाद इंसिडेंस मेरा इक्वल हो जाता है। अब अगर हम देखें रिस्क फैक्टर की बात समझते हैं, तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहला है एज, फिर दूसरा है जेनेटिक फैक्टर, फिर है हमारा डाइट, कैसा हम डाइट ले रहे हैं। अगर हमारा डाइट अगर वीक है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पा रहा है, कैल्शियम वाला डाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी ऐसा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि लो बॉडी वेट, अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट बहुत लो है तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर देखें जो एथलीट वगैरह है, उनका बोन मास डेंसिटी एज अ नॉर्मल पर्सन ज़्यादा अच्छा होता है, तो उनका ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस कम होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि जनरली फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना चाहिए अपने बोन मास डेंसिटी को अच्छा रखने के लिए। फिर अब अगर देखें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जैसे सीलियक डिजीज है या फिर हमारा हार्स्प्रिंग डिजीज है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है। बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज है, जैसे लीवर डिजीजेज या क्रॉनिक किडनी डिजीज हुए, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुए, उस केस में भी हम देखते हैं कि हमारा बोन मास डेंसिटी कम होता है। फिर मेटास्टेसिस एक कंडीशन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कैंसर फैल के बोन में जाता है तो हमारे बोन को वीक करता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है। अब अगर हम देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस को थोड़ा सा और समझते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस वो होता क्या है, तो हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में हमारा बोन जो होता है, जब तक हम लोग प्यूबर्टी, जनरली फीमेल्स में जो प्यूबर्टी जो होता है वो 13 to 15 ईयर में आता है, और मेल में जो प्यूबर्टी है वो हमारा 17 to 18 ईयर में। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारा बोन का मैक्सिमम ग्रोथ जो होता है वो लीनियर होता है, और बोन एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, जिसमें हमारे बहुत सारे मिनरल्स बोन के अंदर मिलते हैं, जैसे कैल्शियम हुए, मैग्नीशियम हुए,
फॉस्फोरस में। तो ये मिनरल्स करते क्या है? ये मिनरल्स क्या करते हैं कि हमारे एक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं कि हमारे ब्लड में क्या लेवल है और हमारे बोन में क्या। अगर हमारा ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का लेवल घट रहा है तो वो बोन क्या करता है कि हम लोगों के ब्लड में वो देने का काम करता है, और अगर बोन में सही मात्रा में है तो वो फिर डिपॉजिट होके बोन मास बनाते हैं। अब अगर हम देखें कि जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता जाता है तो हमारा डाइट कह लीजिए या फिजिकल एक्टिविटी में कमी कह लीजिए या फैक्टर एक एज भी है जो क्या करता है कि डिमांड को बढ़ाता है, और हमारा बोन मैट्रिक्स जो है एज के साथ साथ घटते जाता है। फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद एस्ट्रोजन का लेवल एकदम सडन डाउन होता है। एस्ट्रोजन भी एक ऐसा हार्मोन होता है कि हमारे बोन मास डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए फीमेल्स में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस करवाने में मदद करते हैं, या कह लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस में बॉडी को डालते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं अपने डेली हैबिट को ठीक करके? तो सर, जैसा हमने बताया कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट में जनरली हम लोगों को कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस रिच फूड खाना चाहिए ताकि हमारे बोन्स मजबूत हों। फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर हम लोग कार्डियो करते हैं तो उस केस में हमारे बोन और मसल्स के जो टर्नओवर है, मिनरल का टर्नओवर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और हमारे बोन को सही में मेंटेन रखा जाता है। फिर अगर कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस है तो उसके लिए हम लोगों को हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग हेल्दी बोन्स मेंटेन कर सके। अब आते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं बोन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। फर्स्ट डायग्नोसिस पार्ट पे आते हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये सिम्टोमेटिक होता है कि अगर बोन फ्रैक्चर हो गया, या कभी कभी हम लोगों को एक्सीडेंटल फाइंडिंग मिलता है कि हाँ भाई रिब्स का बोन फ्रैक्चर है, और कभी एक्सरे करवाए तो हम लोगों को ऐसा मिला। लेकिन अगर प्रॉपर अगर देखा जाए कि डायग्नोसिस अगर ऑस्टियोपोरोसिस के करना है तो पहले तो हम लोग हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या डाइट हिस्ट्री होता है, फिर पेशेंट का जेनेटिक कैसा है। अगर जेनेटिक्स में कुछ ऐसा मिलता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रोन करता है या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पेशेंट ससेप्टेबल होता है। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डाइट हिस्ट्री में एक चीज़ और है कि अल्कोहल कंजम्पशन या फिर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं। या फिर रिस्क फैक्टर में देखें सेकेंडरी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से हम लोगों को काफ़ी मदद मिलता है। फिर दूसरा चीज़ है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर किसी को क्रॉनिक पेन है किसी एरिया में तो फिर हम लोग एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड या फिर ड्यूल इमेजिंग टेक्निक के द्वारा बोन डेंसिटी मास हम लोग देखते हैं। जनरली इसको डेक्सा कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का एक्सरे होता है ये। अब अगर हम लोग एक्सरे और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आए तो हम लोग सेकेंडरी क्रॉनिक प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए बॉडी में विटामिन डी की क्या मात्रा है या फिर कैल्शियम की क्या मात्रा है, या कैल्शियम का लॉस कहीं यूरिन के थ्रू तो नहीं हो रहा है, तो 24 आवर हम लोग यूरिनरी सैंपल भी करवाते हैं। बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम को देखने के लिए हम लोग KFT, LFT करवाते हैं ताकि किडनी डिजीजेस तो नहीं है या लीवर डिजीजेस तो नहीं है, CBC, ESR या रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है तो RA फैक्टर, ESR या CRP भी करवा के देखते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट पार्ट पे आए तो सबसे पहला जो अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हम लोग जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर से बात आती है कि भाई हम लोग फिजियोथेरेपी पे जा सकते हैं, या क्रॉनिक बैक पेन है तो हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं, या फिर सर्टेन मेडिकेशन आता है जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट है, विटामिन डी है। ऑस्टियोपोरोसिस का कोई खास मेडिकल ट्रीटमेंट होता नहीं है, लेकिन हम लोग प्रिकॉशनरी ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अगर फ्रैक्चर हो गया
तो उस केस में फिर हम लोग बोन को स्टेबल करके सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है। तो इस तरह से हम देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी आसान रहा हमें समझना। आप लोगों को कोई भी सवाल ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा हुआ है तो उस केस में कमेंट बॉक्स में जाके हम लोगों को कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।